हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका शिवम बीपीएससी एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और इसमें ही जानेंगे कि मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर और एमनीसिया जैसे रोगों का कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे शरीर में विद्युत जाल यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। मिली सेकेंड से भी कम समय में प्रतिक्रिया करता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र शरीर का वह जटिल और महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह हमारे सोचने, समझने, याद रखने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने का मुख्य केंद्र होता है। कि तंत्रिका तंत्र का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, तो इसका फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। और यहाँ पे न्यूरॉन का एक फिगर दिया हुआ है, इसको देख के हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ये न्यूरॉन है का जो मुख्य भाग होता है वो होता है न्यूक्लियस। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ये डेंड्राइट्स की परतें फैली होती है और इसे ही हम लोग हिंदी में द्रुमिका कहते हैं। और उसके इधर ये क्या है, साइटोन है, जो कि क्या है, कोशिका काय है। और इसके प्रति जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो न्यूरॉन्स की जो टोटल संख्या होती है वो मस्तिष्क में लगभग 100 अरब होते हैं, यानी 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं एक मानव के ब्रेन में। और आपको पता ही है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी का, और कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है। इस कारण ही क्या होता है, न्यूरॉन जन्म के बाद विभाजित नहीं होने के कारण ही तंत्रिका तंत्र में जितनी भी चोटें लगती है उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो अगर ये न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन्स में यहाँ हो जाएगा हमारा केंद्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेंड्राइट, और यहाँ से इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, और ये होता है सिनेप्स। यानी कि ये जो सिनेप्स होता है, एक न्यूरॉन का जो सिनेप्स होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से लगता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ट्रांसफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक ध्रुवीय यानी कि यूनिपोलर, दूसरा होता है द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर, और तीसरा होता है बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर। तो एक ध्रुवीय यानी कि यूनिपोलर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जब भ्रूण अवस्था में जब कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है तब उसमें पाया जाता है, वो होता है यूनिपोलर। और अगर हम लोग देखा जाए कि आँख के पास कौन सा होता है, तो आँख के पास होता है बाइपोलर न्यूरॉन होता है। और अगर ब्रेन में देखा जाए तो ब्रेन में होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे न्यूरॉन्स का जो कार्य प्रणाली है वो दिखाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भ्रूण अवस्था में केवल एक ध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं, जबकि हमारी आंखों के रेटिना में द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। अब देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। एक होता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS के अंदर ये 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और PNS के अंदर यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक और एक होते हैं ऑटोनोमिक। और सोमैटिक के अंदर होते हैं वॉलंटरी, और दूसरा होता है अगर ऑटोनोमिक के अंदर होते हैं इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी के अंदर ही अगर सब डिवाइड करते हैं तो ये होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो सबसे पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है सेरेब्रम। यह बुद्धिमत्ता, यादाश्त, इच्छा शक्ति और भावनाओं का केंद्र होता है। यह ऐच्छिक गतियों यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को नियंत्रित करता है। अगर बात करते हैं थैलेमस की, तो यह दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान करता है। अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो यह भूख, प्यास, प्यार, नफरत और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसे हम लोग आगे भी देखेंगे। और सेकेंड की बात करें तो ये है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो देखने में यानी कि विजन में या फिर सुनने में, हियरिंग में शक्ति प्रदान करते हैं। थर्ड है हम लोग का पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, और इसके अंतर्गत आते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर सेरेबेलम की बात करें तो यह शरीर का संतुलन यानी कि बॉडी बैलेंस बनाए रखने में और मांसपेशियों के संचालन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का, तो यह रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करता है।
अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फॉर ब्रेन। तो फॉर ब्रेन की जो कार्यात्मक मानचित्र है वो यहाँ दिया गया है। तो इसको 4 टाइप के लोब में बांटा गया है। तो पहला है फ्रंटल लॉब, दूसरा है टेम्पोरल, तीसरा है पैराइटल और चौथा है ऑसिपिटल लॉब। अब इसमें देखते हैं जो फ्रंटल लॉब होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो थिंकिंग आती है, तर्क आता है, निर्णय आता है, इसको रखा गया है। पैराइटल में होता है स्पर्श, दर्द और तापमान को रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे घटते हैं। और तीसरा है टेम्पोरल लॉब, इसमें क्या होता है, श्रवण शक्ति यानी कि हियरिंग को देखा जाता है। और चौथा होता है ऑसिपिटल लॉब, इसमें होता है दृश्य यानी कि विजनरी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ब्रेन ये सेरेब्रम होता है, जो कि बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। अब हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में ही। तो संरचना और कार्य यानी कि फॉर ब्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपने देख ही लिया, वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है। और इसके अंतर्गत आते हैं पर्सनालिटी यानी कि सोच और व्यक्तित्व किसी आदमी का कैसा होगा वो यहाँ आता है। फिर यहाँ पे सेंसरी आता है यानी कि फॉर ब्रेन यानी कि सेरेब्रम यहाँ पे आता है, सेरेब्रम। और अगर देखा जाए उसके नीचे यहाँ पे हाइपोथैलेमस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉर ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, तो भूख और प्यास लगना, शरीर का तापमान, भावनाओं जैसे कि प्यार और गुस्सा, और जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है। जैसे कि हम एक निश्चित समय पे हम लोग को भूख लगना, हम लोग का नींद आना, या फिर हम लोग को खेलने का समय, खेलने का मन करना, ये सब भी क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अंतर्गत होता है। भूख, प्यास, प्यार और शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, जिसे शरीर की जैविक घड़ी भी कहते हैं। अब इसी में देखते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस का जो काम होता है वो क्या होता है। तो ये भावनाओं का मास्टर होता है। तो ये क्या क्या नियंत्रण करता है, तो ये तापमान नियंत्रण करता है, प्यार और घृणा नियंत्रण करता है, भूख और प्यास नियंत्रण करता है, और गुस्सा का कंट्रोल भी यहीं पे होता है। तो इसके बारे में जो मिथ है वो क्या है, तो हम दिल से प्यार या नफरत करते हैं, ये एक मिथ बात है। एक्चुअली क्या होता है कि यह सब हाइपोथैलेमस का खेल होता है। यह शरीर के आंतरिक संतुलन यानी कि होम्योस्टेसिस को भी बनाए रखता है। अब हम लोग बात करते हैं हिंड ब्रेन की यानी कि पश्च मस्तिष्क। इसका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं 3 पार्ट। तो पहला है सेरिबेलम, और दूसरा है पोन्स, और तीसरा है मेड्यूला। तो सेरिबेलम की अगर बात की जाए तो ये शरीर के संतुलन और पेशीय समन्वय यानी कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। दूसरी बात की जाए तो ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसमें धड़कन, बीपी या फिर उल्टी या फिर ये अनैच्छिक क्रिया यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करता है। फिर आता है पॉन्स, जो कि श्वसन लय यानी कि ब्रीदिंग रिदम को बनाए रखता है। तो याद करने वाली चीज़ क्या है कि सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जबकि मेडुला जीवित रहने के लिए आवश्यक अनैच्छिक क्रियाओं को यानी कि हार्ट बीट और बीपी को चलाता है। अगर बात करें हम लोग पश्च मस्तिष्क का यानी कि हिंड ब्रेन का, तो अगर जो हम लोग का सेरिबेलम है ये क्या करता है, शरीर का संतुलन और पेशीय समन्वय को बनाए रखता है। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को बनाए रखता है, जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन और रक्तचाप। तो सबसे बड़ा यहाँ बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेडुला में चोट लगने के कारण मृत्यु हो सकती है, कि यह सांस और धड़कन को नियंत्रित करता है। अब आप ये भी बात याद रखिएगा कि शराब पीने के बाद कौन सा जो पार्ट होता है वो प्रभावित होता है, तो वो है मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग का जो बॉडी होता है वो रिएक्ट करता है किसी भी क्रिया के विरुद्ध। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कैंडल है, वहाँ पे आपने अपना हाथ रखा, तो वहाँ पे एक आपको स्टिमुलस मिलेगा यानी कि उद्दीपन मिलेगा, यानी कि आपकी हाथ जलेगी। उसके बाद जैसे जलेगी तो यहाँ से जो रिसेप्टर होते हैं वो, जैसे न्यूरॉन है, वो क्या करेगा, आपको जो सेंसरी नर्व के पास ये न्यूज़ लेके जाएगा। यहाँ से जाएगा ये हमारे नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये फिर मोटर नर्व के पास जाएगा, और फिर नर्व लेके जाएगा फिर से आपको मांसपेशी के पास, और फिर मांसपेशी से लेकर आपका जो दूसरा हाथ रहेगा वो फिर रिएक्ट करेगा इसके प्रति। तो इसका प्रति सीधा यही है कि सबसे पहले स्टिमुलस क्रिएट होगा, और फिर वो न्यूज आएगा आपके नर्वस के थ्रू सेंसरी नर्व के पास जाएगा, और फिर ये जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा मोटर नर्व के पास, और फिर मोटर नर्व आपको रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेवार रहेगा। फिर बाँह पीछे करके आप उसको रिएक्ट करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की खोज मार्शल हॉल ने की थी। इसका मुख्य केंद्र मेरुरज्जु है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है, मस्तिष्क नहीं।
ओके, तो हम लोग देखते हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में। तो नर्व क्या है, दो टाइप के हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो स्पाइनल नर्व है उसकी जो संख्या होती है वो 31 पेयर्स होती है, यानी कि 62 होती है, ऐसे 31 ये पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो उसकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, तो गर्दन के पास होती है 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स होते हैं। उसके बाद होते हैं 12 पेयर थोरैसिक नर्व के होते हैं। फिर होते हैं लंबर नर्व्स होते हैं, वो 5 पेयर होते हैं। और फिर 5 पेयर सैक्रल नर्व के होते हैं। फिर 1 पेयर जो होते हैं वो कोकाइगल नर्व के होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ऑटो पायलट कंट्रोल पे। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 टाइप के होते हैं, ये होते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिम्पैथेटिक में क्या होता है, ये क्या एसिलेटर की तरह काम करता है, यानी कि यह जो तंत्र है ये लड़ो या भागो यानी कि फाइट और फ्राइट पे काम करता है। इसमें क्या होता है, जो हृदय की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाता है, जो पाचन होता है वो धीमा हो जाती है और ग्लाइकोजन रिलीज होता है, ज़्यादा हो जाता है। और अगर बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक में, तो इसमें जो हृदय गति होती है वो कम जाती है और जो श्वसन दर होता है वो भी कम हो जाता है, पाचन उत्तेजित हो जाता है, यानी कि पाचन सही से काम करने लगता है, और पित्त स्राव भी होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें होता क्या है कि तो जब हमारा बॉडी किसी चीज़ को देख के डरता है यानी कि फाइट और फ्लाइट स्थिति में रहता है, तब क्या होता है, यहाँ पे एसिलेटर मोड ऑन हो जाता है और हृदय गति बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाता है, ये सब होते हैं। और जब हमारा शरीर जब रेस्ट और डाइजेस्ट के फॉर्म में होता है तब ये नॉर्मल रूप से काम करते हैं। तो इसका क्या है, इसका हम लोग अंतर देख लेते हैं फाइट और फ्लाइट में और रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। तो जैसे ऑर्गन है, हमारा आँख है, वो क्या होता है सिंपैथेटिक मोड में जब होता है तो पुतली फूल जाती है, और ये कब होती है, जब किसी आप डेंजर को देख लेंगे तब। और पैरासिम्पैथेटिक मोड में क्या होता है, तो पतली सिकुड़ जाती है। फिर अगर बात करते हैं हार्ट के बारे में, तो हार्ट क्या होता है, सिंपैथेटिक में तेज हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक में धड़कन धीमी हो जाती है। अगर हम लोग पाचन की बात करें तो पाचन में क्या होता है, ये पाचन यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ क्या होता है, शुरू हो जाता है। अगर बात करते हैं सांस लेने में, तो यहाँ सांस तेज हो जाती है और यहाँ सांस सामान्य रहती है। तो इसमें जो फैक्ट है वो क्या है, डर लगने पर पुतलियाँ फैलती है और पाचन रुक जाता है सिंपैथेटिक में, और विश्राम में पुतलियाँ सिकुड़ती है और पाचन तेज हो जाता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक मोड में। अब हम लोग देखते हैं कि दिमाग से जुड़ी 3 बीमारियां हैं जो कि पूछी जाती है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं दिमागी बुखार। तो मेनिंजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक परतों, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, में होने वाली एक सूजन है। कारण क्या होता है, यह मुख्य रूप से वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इसके जो लक्षण है वो क्या है, अचानक तेज़ बुखार आना है, सिर में तेज़ दर्द होता है, गर्दन से अकड़न यानी गर्दन हिलाने में दर्द होता है, और तेज़ रोशनी से परेशानी होती है। सेकेंड है वो है हमारा अल्जाइमर। तो अल्जाइमर एक मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है। यह दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट होने के कारण होती है और जिससे याददाश्त और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो यह आमतौर पर बुढ़ापे में होता है। डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है। लक्षण क्या होते हैं, हाल ही में हुई घटनाओं को भूल जाना, बातचीत करने में कठिनाई होना, निर्णय लेने में समस्या और व्यवहार में बदलाव, जैसे चिड़चिड़ापन आएगा। इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना को भूलने लगता है। और तीसरा है एमनीशिया। तो एमनीशिया को हम लोग स्मृति लोप भी बोलते हैं। तो एमनीशिया का अर्थ होता है याददाश्त खो जाना। यह अल्जाइमर की तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जो किसी चोट या बीमारी के वजह से होता है। तो इसका जो प्रकार होता है वो 2 टाइप के होते हैं। तो होते हैं एंटेरोग्रेड और एक होते हैं रेट्रोग्रेड। तो एंटेरोग्रेड में क्या होते हैं, नई बातें याद रखने में असमर्थता होती है, यानी कि नई बातें नहीं याद कर पाते हैं। और रेट्रोग्रेड में क्या होते हैं, पुरानी यादों को, घटनाओं को भूल जाना। इसका जो कारण है वो क्या है, सिर में गंभीर चोट लगना, स्ट्रोक या फिर बहुत अधिक तनाव या फिर कोई मानसिक सदमा। तो खास बातें क्या है, तो एमनीशिया से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपनी पहचान जैसे अपना नाम नहीं भूलता है, लेकिन उसे पुरानी जानकारी याद करने में, नई चीज़ें सीखने में दिक्कत होती है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है और थैंक यू।